जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। साल 1951 का दिसंबर महीना है और आप क्रिकेट का आविष्कार करने वाले देश के खिलाफ अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे हैं। हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल। और आप पहली ही पारी में नाबाद रहते हैं। एकदम विस्फोटक और शानदार प्रदर्शन। फिर कुछ ही महीनों बाद एक और टेस्ट मैच में हवा में उछली एक गेंद आपके हाथों में आती है और वो कैच सीधा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। एकदम सही। वो कैच आपके नव स्वतंत्र देश को उसकी पहली ऐतिहासिक टेस्ट जीत दिला देता है। आप रातों रात एक नेशनल हीरो बन जाते हैं। सब कुछ एकदम किसी शानदार कहानी की तरह लग रहा है ना? बिल्कुल किसी सपने जैसा। लेकिन फिर हैरानी की बात यह है कि आपका पूरा अंतर्राष्ट्रीय करियर महज 8 मैचों में सिमट कर रह जाता है। ये कैसे मुमकिन है? यही तो वो विरोधाभास है जो इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। सही काम। तो आज तारीख है 9 अप्रैल 2026 और आज की इस गहन चर्चा में हम इतिहास में थोड़ा पीछे जा रहे हैं, क्योंकि आज चेन्नई में 96 वर्ष की आयु में सीडी गोपीनाथ का निधन हो गया है। चिंगलपट दोराईकन्नू गोपीनाथ। हाँ, और आज हमारा मकसद सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स या आंकड़ों को पढ़ना नहीं है। हमारे पास जो भी ऐतिहासिक लेख और नोट्स हैं वो बताते हैं कि वे उस ऐतिहासिक टीम के अंतिम जीवित सदस्य थे जिसने भारत को उसकी पहली टेस्ट जीत दिलाई थी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं उन्हें एक भव्य ऐतिहासिक इमारत की नींव के पत्थर की तरह देखता हूँ। जो भले ही बाहर से हमेशा दिखाई ना दे, लेकिन पूरी इमारत का वजूद उसी पर टिका होता है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और देखिए, ये केवल एक महान खिलाड़ी का जाना नहीं है। अगर हम बड़े परिदृश्य को देखें तो ये भारतीय क्रिकेट के उस पहले ऐतिहासिक युग के अंतिम अध्याय का हमेशा के लिए बंद हो जाना है। बिल्कुल। तो चलिए उस ऐतिहासिक पल के बिल्कुल बीचों बीच चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। बात 1951-52 की सीरीज की है, जो कि भारत में ही खेली जा रही थी। हाँ, चेन्नई में, जिसे उस वक्त मद्रास कहा जाता था। इंग्लैंड के खिलाफ वो अंतिम टेस्ट मैच चल रहा था। हमारे सोर्सेस के मुताबिक भारत ने वो मैच 1 पारी और 80 रनों से जीता था। और गोपीनाथ जी ने उस मैच में बहुत ही महत्वपूर्ण 35 रन बनाए थे। सही बात है, लेकिन इतिहास उन्हें उन रनों के लिए उतना याद नहीं रखता जितना ब्रायन स्टैदम के उस अंतिम कैच के लिए याद रखता है। मुझे हमेशा लगता है कि हम उस एक कैच को किसी फिल्म के क्लाइमैक्स दृश्य की तरह देखते हैं। हाँ, वो नजारा ही कुछ ऐसा था। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या हम उसे थोड़ा ज्यादा ही रोमांटिक नहीं बना रहे हैं? आखिर एक साधारण से कैच का इतना बड़ा ऐतिहासिक महत्व कैसे हो सकता है? कैच तो रोज पकड़े जाते हैं। देखिए, आज के नजरिए से देखने पर यह शायद किसी फिल्म का क्लाइमैक्स लगे, लेकिन 1952 में मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए वो पल बिल्कुल भी सिनेमैटिक नहीं था। तो फिर कैसा था वो माहौल? वो पल एक बहुत ही अजीब सी तनाव से भरा हुआ था। हमें उस वक्त के मनोविज्ञान को समझना होगा। भारत एक नया आजाद हुआ देश था। हम वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान तलाश रहे थे। हाँ, आजादी मिले हुए बस कुछ ही साल तो हुए थे। बिल्कुल। और हमारे सामने कोई आम विरोधी टीम नहीं थी। हमारे सामने इंग्लैंड था, जिसने हम पर राज किया था और जिसने इस खेल का आविष्कार भी किया था। उन्हें हमारी ही जमीन पर हराना, ये केवल एक खेल नहीं था। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ। तो वो हवा में उछली हुई लेदर की गेंद महज एक गेंद नहीं थी, बल्कि वो एक नए राष्ट्र की घबराहट और उसकी उम्मीदों का एक पूरा बंडल थी। एकदम सटीक। और गोपीनाथ का उस गेंद को सुरक्षित अपने हाथों में कैद कर लेना इस बात का भौतिक प्रमाण था कि हम यहाँ रहने के लिए आए हैं। क्या बात है! उस एक कैच ने ना पूरे देश के इस मनोवैज्ञानिक डर को खत्म कर दिया कि हम हमेशा कमतर रहेंगे। उसने ये साबित किया कि भारतीय टीम अब केवल हिस्सा लेने के लिए नहीं खेलती, बल्कि जीतने की क्षमता रखती है। वो कैच एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। हाँ, जिसने एक पूरे देश को खेल के मैदान पर आजादी का असली एहसास कराया। लेकिन इस कहानी का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है, वो इस ऐतिहासिक सफलता के तुरंत बाद शुरू होता है। हाँ, एकदम सही जगह पर आई हैं आप, क्योंकि यहीं पर मुझे सबसे ज्यादा उलझन होती है। जो खिलाड़ी देश की पहली जीत का नायक रहा हो, वो सिर्फ 8 टेस्ट मैच खेलकर कैसे गायब हो सकता है? ये सवाल बहुत वाजिब है। अगर हम उनके डेब्यू की ओर मुड़कर देखें तो 14 दिसंबर 1951 को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही शुरुआत की थी। पहली पारी में नाबाद रहे, एक विस्फोटक शुरुआत दी और दूसरी पारी में भी शानदार 42 रन बनाए। बहुत ही बेहतरीन डेब्यू था वो। तो फिर ऐसा क्यों हुआ?
मतलब ये तो ऐसा है जैसे किसी बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता को कोई डायरेक्टर सिर्फ 2 मिनट का कैमियो रोल दे रहा हो, जबकि वो पूरी फिल्म अपने दम पर हिट करा सकता है। क्या ये टैलेंट की सीधे सीधे बर्बादी नहीं थी? देखने में तो ये टैलेंट की बर्बादी ही लगती है, लेकिन इसके पीछे की वजह कोई साजिश नहीं थी, बल्कि उस समय की जो संरचनात्मक सच्चाई थी वो जिम्मेदार थी। आप 1950 के दशक के क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे? हाँ, 1950 के दशक में भारतीय मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। दिग्गज खिलाड़ियों की एक पूरी कतार थी जो अपनी जगह पक्की कर चुके थे, लेकिन इसके अलावा हमें उस युग के सिस्टम को भी समझना होगा। वो कैसे अलग था आज से? आज के दौर की तरह तब क्रिकेट का साल भर का कोई कैलेंडर नहीं होता था। आज अगर कोई खिलाड़ी एक सीरीज में बाहर होता है तो 2 महीने बाद दूसरी सीरीज में वापसी कर सकता है। लेकिन तब क्या होता था? अगर आप एक बार टीम से बाहर हो गए तो? तब कई बार सालों तक कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मैच ही नहीं होता था, और चयन की प्रक्रिया आज जैसी वैज्ञानिक या व्यवस्थित नहीं थी। कोई रोटेशन पॉलिसी नहीं थी उस वक्त। बाप रे, तो मतलब एक बार बाहर हुए तो बस गए? पत होना चाहूंगा। अच्छा, क्यों? देखिए, अगर सिस्टम इतना ही बंद और सीमित था और किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार नजरअंदाज किया जा रहा हो, तो एक सामान्य इंसान हताश हो जाता है। वो शायद खेलना ही छोड़ दे। एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है ना? एक ऐसा खिलाड़ी जिसने सबसे बड़े मंच का स्वाद चख लिया हो, वो वापस जाके खाली स्टेडियमों में क्यों खेलेगा? ये तो किसी ऐसे आर्किटेक्ट की तरह है जिसे देश की सबसे बड़ी इमारत बनाने का नक्शा दे दिया गया हो और फिर अचानक कह दिया जाए कि नहीं, तुम सिर्फ एक छोटी सी दीवार बनाओगे। कोई भी इंसान टूट जाएगा। और यहीं पर सीडी गोपीनाथ के असली चरित्र और उनकी मानसिक दृढ़ता का परीक्षण होता है। वे टूटे नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हताशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जब उन्हें पता चला कि राष्ट्रीय टीम का वो बड़ा दरवाजा उनके लिए लगभग बंद हो चुका है, तो उन्होंने अपनी उस पूरी ऊर्जा को एक नई दिशा में मोड़ दिया। घरेलू क्रिकेट की तरफ? हाँ, उन्होंने तय किया कि अगर उन्हें एक बड़ी राष्ट्रीय इमारत बनाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो एक ऐसा अजेय क्षेत्रीय किला बनाएंगे जिसे कोई भेद न सके। उन्होंने रणजी ट्रॉफी को अपना नया युद्ध क्षेत्र बना लिया। अरे वाह! और हमारे जो नोट्स हैं उनके आंकड़े गवाह हैं कि वो किला कितना मजबूत था। बिल्कुल। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में मद्रास, जिसे आज हम तमिलनाडु कहते हैं, उसके लिए जो किया वो अविश्वसनीय है। कुल 83 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 42.16 की शानदार औसत से 4,259 रन बनाए और 9 शतक जड़े। ये उस दौर के हिसाब से बहुत बड़े आंकड़े हैं। हाँ, लेकिन यहां मुझे जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो केवल उनके रन नहीं है, वो उनका नेतृत्व है। 1955 से लेकर 1963 तक मद्रास टीम की कप्तानी करना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमें ये याद रखना चाहिए कि उस समय घरेलू स्तर पर कप्तानी करना आज की तरह नहीं था। आपके पास एनालिस्ट्स की टीम नहीं होती थी, ना ही कोई बहुत बड़ा सपोर्ट स्टाफ होता था। सब कुछ खुद ही करना पड़ता होगा। एकदम, रणनीति बनाने से लेकर खिलाड़ियों का मनोबल बनाए रखने तक। और जब आपको पता हो कि शायद आप नेशनल टीम में वापसी नहीं कर पाएंगे, तो सालों साल 42 से ऊपर की औसत बनाए रखने के लिए एक अलग ही स्तर के धैर्य की जरूरत होती है। इस धैर्य और मानसिक लचीलेपन का सबसे बड़ा उदाहरण मुझे 1954-55 के रणजी सीजन में दिखता है। हाँ, वो ऐतिहासिक सीजन। यही वो सीजन था जब मद्रास ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती थी। और गोपीनाथ सिर्फ उस टीम के कप्तान नहीं थे, बल्कि उन्होंने फाइनल मैच में शतक भी जड़ा था। मतलब मैं तो कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ झलकियां दिखाने से ज्यादा मुश्किल काम यह है कि आप अपनी घरेलू टीम को चैंपियन बनाएं। ये बात आपने बहुत गहरी कही है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो आपको पूरा देश देख रहा होता है, वो एक अलग ही जोश देता है। लेकिन घरेलू क्रिकेट में, जहां शायद कम दर्शक हों, सुविधाएं कम हों, वहां खुद को रोज प्रेरित करना ये चरित्र की असली परीक्षा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। फाइनल में वो शतक सिर्फ रनों का एक आंकड़ा नहीं था, वो एक मानसिकता का निर्माण था। मद्रास को वो पहली ट्रॉफी जिताकर गोपीनाथ ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक पूरी पीढ़ी के लिए क्रिकेट का बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया था। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों के अंदर ये विश्वास पैदा किया कि वे भी चैंपियन बन सकते हैं। जब आप एक टीम को जमीन से उठाकर शिखर तक ले जाते हैं, तो आप दरअसल एक ऐसा विनिंग कल्चर बना रहे होते हैं जो आपके जाने के बाद भी सालों तक कायम रहता है। एक विनिंग कल्चर का निर्माण करना, ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। और जब हम इस तरह के कल्चर की बात करते हैं, तो एक बात और साफ हो जाती है कि ऐसा इंसान रिटायरमेंट के बाद खेल से दूर नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं रह सकता।
उसकी रणनीति और खेल की समझ मैदान के बाहर भी उतनी ही जरूरी होती है। और गोपीनाथ जी के साथ भी यही हुआ। जब उनका खेलने का समय समाप्त हुआ तो उन्होंने प्रशासनिक रूप से खेल को दिशा देनी शुरू कर दी। हाँ, और ये एक बहुत ही दिलचस्प विडंबना है। विडंबना कैसी? देखिए, जो इंसान अपने खेलने के दिनों में एक बेहद सीमित चयन प्रक्रिया का शिकार हुआ हो, वही इंसान 1970 के दशक में राष्ट्रीय चयनकर्ता बनता है और उसके बाद तो वो चयन समिति के अध्यक्ष भी बने। ओहो, ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब वे उस चयनकर्ता की कुर्सी पर बैठे होंगे तो उनका नजरिया कितना पारखी और सहानुभूतिपूर्ण रहा होगा। वे जानते थे कि टैलेंटेड होने के बावजूद बाहर बैठना कैसा लगता है। ये तजुर्बा बहुत कम लोगों के पास होता है। हाँ, इसके अलावा उन्होंने 1979 के इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के मैनेजर की भूमिका भी निभाई थी। लेकिन इन सब से ऊपर खेल के प्रति उनका जो व्यक्तिगत दर्शन था, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप उनके उस दर्शन की बात कर रही हैं जहां वे क्रिकेट को एक नोबल गेम मानते थे। बिल्कुल। नोबल गेम यानी एक ऐसा खेल जो पूरी तरह से शालीनता, सम्मान और उच्च आदर्शों पर टिका हो। उनके लिए मैदान पर जीतना जितना जरूरी था, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये था कि वो जीत किस तरह से हासिल की गई है। मतलब खेल भावना सबसे ऊपर थी। एकदम, उनका पूरा जीवन और अनुशासन इस बात का प्रमाण था। पूरी दुनिया के क्रिकेट जगत में उन्हें उनकी शालीनता के लिए जाना जाता था। ये दर्शन सच में बहुत गहरा है और मुझे लगता है कि इसी अनुशासन और जीवन दर्शन ने उन्हें इतने लंबे और स्वस्थ जीवन का उपहार दिया। मतलब एक एथलीट का करियर भले ही जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन अगर उसकी मानसिकता सही है तो वो आजीवन एक एथलीट रहता है। आप उनके कुन्नूर वाले जीवन के हिस्से की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, ये हिस्सा भी कम प्रेरक नहीं है। वे 96 वर्ष की आयु तक जिए। हमारे स्रोत बताते हैं कि 2024 में जब दत्ता गायकवाड़ का निधन हुआ था तो उसके बाद गोपीनाथ भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर बन गए थे। और पूरी दुनिया के संदर्भ में वो दूसरे सबसे पुराने जीवित क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलिया के नील हार्वे के बाद। बिल्कुल। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि वे सिर्फ अपने घर में बैठकर पुरानी यादों के सहारे नहीं जी रहे थे। कुन्नूर में वे अपनी पत्नी कोमला के साथ नियमित रूप से गोल्फ और टेनिस खेलते रहे हैं और कोमला जी खुद एक पूर्व चैंपियन गोल्फर रही हैं। जीवन के इस पड़ाव पर गोल्फ और टेनिस खेलना ये सिर्फ फिटनेस का मामला नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि जब आप अनुशासन को अपना स्वभाव बना लेते हैं तो उम्र केवल एक संख्या रह जाती है। सही कहा आपने। ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो जीवन को छोटे छोटे हिस्सों में देखते हैं। उनका जीवन ये साबित करता है कि असली खेल एक लंबी टेस्ट पारी है जिसे धैर्य, निरंतरता और शालीनता के साथ खेलना होता है। एक लंबी टेस्ट पारी जिसे धैर्य और शालीनता से खेलना होता है। बहुत ही खूबसूरत विचार है ये। तो जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण को समेटने की ओर बढ़ते हैं, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि सीडी गोपीनाथ केवल रिकॉर्ड बुक में दर्ज महज 8 मैचों का एक छोटा सा अध्याय नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वे 1952 में भारत के उभरते आत्मविश्वास का भौतिक रूप थे। वे वो जादुई हाथ थे जिसने हमें विश्वास दिलाया कि हम जीत सकते हैं। वे घरेलू क्रिकेट के वो वास्तुकार थे जिन्होंने हार नहीं मानी और एक पूरे राज्य को चैंपियन बनाना सिखाया। और सबसे अहम बात, वे एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने ताउम्र इस बात की पैरवी की कि क्रिकेट की असली आत्मा उसकी शालीनता में बसती है। आज उनका जाना सच में एक युग का पूर्ण विराम है। वे हमारे पहले बड़े ऐतिहासिक उदय की आखिरी सांस लेती हुई स्मृति थे। आज वो पीढ़ी जिसने सीमित संसाधनों के बीच भारतीय क्रिकेट को एक पहचान दी थी, पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। हाँ, वो सिर्फ एक विरासत है जिसे आने वाली पीढ़ियों को सहेजना है। हम क्रिकेट की उस भव्य इमारत को रोज देखते हैं, लेकिन आज जमीन के नीचे मौजूद उस सबसे मजबूत नींव के पत्थर को विदाई देने का दिन है। बहुत ही भावुक कर देने वाला सच है ये। इस सफर को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार है जो इस पूरी कहानी से निकलकर सामने आता है। हमने देखा कि सीडी गोपीनाथ के दर्शन के केंद्र में ये बात थी कि क्रिकेट एक नोबल गेम है जहां जीत हार से ऊपर सम्मान और खेल भावना का स्थान होता है। हाँ, जो कि आज बहुत कम देखने को मिलता है। बस यही मेरा सवाल है। अगर हम आज के आधुनिक क्रिकेट के परिदृश्य को देखें, जहां चकाचौंध है, आक्रामक फ्रेंचाइजी लीग्स हैं, जहां हर कीमत पर जीतना ही एकमात्र लक्ष्य बन चुका है और स्लेजिंग को हथियार माना जाता है, तो जरा सोचिए, अगर गोपीनाथ जैसे शांत, शालीन और खेल भावना को सबसे ऊपर रखने वाले इंसान
आज के इस गलाकाट T20 युग में अपने करियर की शुरुआत करते तो क्या होता? क्या आधुनिक क्रिकेट का ये ढांचा उनके उस नोबल दर्शन को बचा रहने देता? या फिर आज के युग में सफल होने के लिए उन्हें अपनी उस शालीनता की कीमत चुकानी पड़ती? ये एक बहुत ही मुश्किल और चुभने वाला सवाल है। और क्या ये खेल आज भी उतना ही नोबल रह गया है जितना उन्होंने इसे माना था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सभी को खुद विचार करना चाहिए। ये सिर्फ खेल के बदलते नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि उस आत्मा के बारे में है जो अब इस खेल को चलाती है। तो आज की इस गहन चर्चा में इतिहास के पन्नों से बस इतना ही। सीखते रहिए और उन कहानियों को खंगालते रहिए जो हमारे आज को आकार देती हैं।